लेट्स टीचर पेपर में आप सभी का स्वागत है। DT+B का जो नोटिफिकेशन है TGT का वो आउट हो चुका है, आप सभी को भी पता चल गया होगा। उसमें क्या डिटेल नोटिफिकेशन है, क्या क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ है नोटिस में, वो आपको ज़रूर इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपको किस किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, और सारी डिटेल बताई जाएगी कि इस नोटिफिकेशन में डिटेल जो है वो 56 या कितने का है। तो हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि कितनी वैकेंसी है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है यानी कि एज लिमिट क्या है, ठीक है, एज लिमिट क्या है, वुमेन के लिए रिलैक्सेशन मिला है नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो फिर हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इसके लिए डिटेल वीडियो बता दीजिए कि क्या क्या है, कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, TGT में हम कौन कौन सी जो हमारी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान में रखना है। स्टेट वाले भर सकते हैं, सी टेक पास वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते, तो ये सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे, तो ये सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया, तो इसके लिए सॉरी। अगेन स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। ये है डिटेल नोटिफिकेशन। इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है, यानी कि DT+B की बोर्ड से है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2 तारीख को बताया गया था, जिसमें से हमने टीचर का बताया है। अब ये कब से स्टार्टिंग होगी, इसमें जो ओपनिंग डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो 8 फरवरी से होगी, यानी कि 8 फरवरी 2024 से लेकर क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की होगी 8 मार्च तक, ठीक है, टिल 12 बजे तक होगी, ठीक है। ये होता है टीचर, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या ड्राइंग टीचर के लिए है। हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको डिटेल में बता देती है, तो कि आपको डिटेल में बताना ज़रूरी है क्या क्या आपको पता चल सके। देखिए 64 TGT मैथ्स फीमेल की है। मेल और फीमेल का क्राइटेरिया इन्होंने अलग रखा है, तो अलग बता देते हैं, टोटल बता रही हूँ मैं। TGT मैथ्स फीमेल की 568 1 बाय 1, ठीक है, 568 है। TGT मैथमेटिक्स की है 11, जिसमें से हमारा यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा कि फीमेल है फीमेल है, लेकिन यहाँ पे ऊपर मेंशन कर रखा है तो फीमेल है, तो ये भी फीमेल ही होगी, यानी कि NDMC की तरफ से है। फिर है इसी TGT इंग्लिश में 413, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पहले के मुकाबले कम है लेकिन ठीक है। आपका है TGT इंग्लिश फीमेल की 379, TGT इंग्लिश के NDMC की तरफ से डिटेल में 11। फिर 129 TGT सोशल साइंस मेल की, फिर सोशल साइंस फीमेल की 179, और TGT सोशल साइंस की 2 जो NDMC की तरफ से। फिर TGT नेचुरल साइंस की जो है टोटल 168 है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, 168 शो कर रहा है, 168। फिर है 169 नेचुरल साइंस फीमेल की, 5 सीट NDMC फिजिकल एजुकेशन साइंस की। फिर है 75 टीचर जो है 75 TGT मेल की है, ये फिर टोटल 75, ठीक है। जनरल कैटेगरी की जो हमारी है वो 46 है, ठीक है। अब उसके बाद है फीमेल की, क्या है, फीमेल की 110 सीटें हैं, TGT की जनरल की 91, यानी कि काफ़ी अच्छी सीटें हैं जनरल की। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो हमें, अगर हम जाते हैं, ये तीसरे नंबर पे जो है वो ST कैटेगरी है। SC कैटेगरी की TGT हिंदी के लिए देखें तीसरे नंबर पे है, यानी कि 5 सीटें निकली गई कैटेगरी वाइज, ठीक है। आगे कह रहे हैं 91 जनरल कैटेगरी की है, मतलब काफ़ी कम सीटें हैं। फिर TGT हिंदी NDMC में 7 सीटें हैं। फिर है संस्कृत की 477, काफ़ी अच्छी सीटें हैं। TGT संस्कृत 141, फिर 13 संस्कृत। उर्दू की 265, उर्दू फीमेल की 356, TGT उर्दू की 5 टोटल। पंजाबी मेल की 248, 307 इस पंजाबी फीमेल। TGT 1 और ड्राइंग टीचर की 527 है। तो अगर हम टोटल सीटें देखें इनकी जनरल कैटेगरी और कैटेगरी वाइज, तो टोटल सीटें जनरल कैटेगरी 10, ST और OBC के लिए भी देख लेते हैं। जो OBC के लिए वो 724 सीटें बताई है, बाकी SC के लिए 507 है। तो टोटल जो हमारी सीटें आई हैं वो आ रही है 5118, तो ये टोटल सीटें हैं। अब इसके में डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज एप्लीकेशन रिसीव बाय पोस्ट या हैंड रिटन इज़ नॉट एक्सेप्टेड, सॉरी रिसीव, अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट करना चाहते हैं या हैंड रिटन में लिखा है तो वह एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं डिटेल में, और
मेन चीज़ें ही ये बताने, क्योंकि 56 ही मैंने आपको बताया था कि इसका है। एडवर्टाइजमेंट में डिटेल नोटिफिकेशन में हम मेन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैथ्स का सीधा है, आपको पता है किसी भी टीजीटी यानी ट्रेन टीचर ग्रेजुएट के लिए आपके पास क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए। जो मेन एक तो आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ आपका सीटेक पेपर, जो सीटेक पेपर है वो 2 क्लियर होना चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, जैसे पर्टिकुलर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब इसका होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया तो आपके होने चाहिए। प्लस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन भी होगी तभी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। प्लस ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो एजुकेशन के लिए चाहिए। फिर इन्होंने अलग अलग हमारा दे रखा है सब्जेक्ट वाइज भी कैसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारा डिटेल में बता दिया। मैथ्स मेल के लिए, जनरल के लिए, SC ST और OBC के लिए सीटें बता दी टोटल, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है बैचलर डिग्री में मार्क्स कितने 45% मार्क्स होने चाहिए। ST ST में और बाकी डिटेल में टीजीटी वर्क की नॉलेज हिंदी होनी चाहिए, सीटें पास होना चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। सैलरी 44,900 मिलेगी। पे स्केल 7 पे स्केल मिलेगा, 20 स्केल, तो यानी कि काफ़ी अच्छी है। अब इस एज की जो एज लिमिट है वो हर किसी को पता ही नहीं था। यहाँ पे देखिए इस चीज़ के लिए अगर नोटिस ध्यान देंगे तो आपको हर एक में सेम चीज़ होगी, सिर्फ एक मैथ्स में बता रही हूँ ताकि आपको डिटेल में पता चले। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 32 दे दी है। बिलो 32 से ईयर्स यानी कि जनरल कैटेगरी की दी गई है, यानी फीमेल की, यानी कि फीमेल मतलब सॉरी मेल की दी गई है 42, या फीमेल की भी आगे बताऊंगी, लेकिन 32 टीजीटी में होनी चाहिए। बिलो होनी चाहिए, बिलो मतलब 32 तक होनी चाहिए। डिपेंड टू एप्लीकेशन फॉर्म जब स्टार्ट होगा। रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स केस इन फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन मिल चुका है। 10 ईयर्स का मतलब समझ में आता है कि अगर आप 10 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय द सेम डिपार्टमेंट अपर वेज वन टाइम इन मेजर, दिस इज़ द 120 डेज इन जो होना चाहिए ये है। फिर वही डिटेल है, इतनी इतनी वैकेंसी है, क्या क्या चाहिए। 45% होनी चाहिए आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन में, तो ये इन्होंने मांगा है। बीएड होना चाहिए, डिग्री ऑफ एजुकेशन जो मैंने आपको बताया है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सैलरी वही सेम, एज वही, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, अब हम इसमें मेन चीज़ पढ़ेंगे। ये सब चीज़ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबकी सेम है। मैथ्स के लिए ये, इंग्लिश के लिए, फिर आगे हमारा इंग्लिश के बाद हमारा है इंग्लिश फीमेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए अलग दिखा रखा डिपार्टमेंट। ये इंग्लिश है एनडीएमसी के लिए। फिर यहाँ पे ऊपर नीचे आएगा, क्रॉस स्क्रॉल करेंगे आप डिटेल में मिल जाएगा। जो मैं मेन चीज़ बताना चाहती थी उस पर फोकस करना है। फिर सोशल साइंस के लिए, फिर मूव दिस लाइन, ये जो नोटिफिकेशन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, तो वहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडियन, यानी कि अदर स्टेट वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो टर्म दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस की, एज पर पी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते ही फॉर्म भरना है, ठीक है। आगे कह रहे हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, दिस वेबसाइट पे जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको स्टार्ट है 8 फरवरी से, तो वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई ऑनलाइन, केयरफुली विलिंग द application form posted in consult. Candidates must be submitted your application online mode on only. No other mode of application accepted, ठीक है। तो ये है। अब ये कह रहे हैं अदरवाइज बिफोर सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट check and ensure that they have filled correct detail in each field of online application form. In once application form is submitted, no requested for changes, no correction, no modification in change, including in change of category. The will be entered your enroll under the circumstances. Request received in regards in any form like post, fax, emails, and written. It should not be entered and is corresponding will be main is regard to candidates will be possible in mistake date of application form and the face in him. मतलब कह रहे जब भी आप फॉर्म को भरोगे तो ये चीज़ों का ध्यान में रखना है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अगर इन केस आपका फॉर्म गलत हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो प्लीज़ अपनी डिटेल को अपने पास रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को, वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो इन्होंने यहाँ पे बोला वुमेन कैंडिडेट्स एंड दी बिलोंग द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड PDV WX सर्विसमैन कैटेगरी एज एक्सेप्टेड टू पेइंग एप्लीकेशन फी, उनके लिए नहीं है, उन्हें फीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द कैंडिडेट शुड बी देयर एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी पे
equipment fees there. SBI e-payment means mode of the note considered in application such a candidate rejected your application payment you shall be stand your 40 कि जितने भी पेमेंट भरेंगे वंस पेमेंट करनी है, एक ही बार में करनी है, रिफंड नहीं होगी। उन्होंने बोला नॉट रिफंडेड बाय एनी सर्कमस्टेंस, रिफंड नहीं होगी। तो प्लीज़ अपना ध्यान से फॉर्म भरते भरे समय। अब इन्होंने लिखा है यहाँ पे 1 by 1 जो पेपर ट्रायल 1 का है एग्जामिनेशन शेड्यूल, ये है ड्राइंग टीचर के लिए, वो सबके लिए सेम ही होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब जो 200 मार्क्स है वो टोटल होंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर हम कैटेगरी वाइज को देखते हैं तो एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए पेपर होता है MCQ फॉर्म आएंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, क्योंकि जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकली एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ हिंदी। हर ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। सेकंड पेपर इज मेन ऑफ दी योर सब्जेक्ट कंसल्ट। तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए ड्राइंग टीचर है तो यहाँ पे टीचिंग मेथोलॉजी या बीएड में 100% मार्क्स का होगा। द क्वेश्चन इज एग्जामिनेशन इज बायलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। एक्सेप्टेड फॉर लैंग्वेज इज पेपर विल बी द लैंग्वेज इज कंसल्ट ओनली। दिस इज बी रिजर्व द राइट इज चेंज अमेंडेड एब्रिविएशन stream if you require any time before your examination. Minimum qualification marks for written exam objective is given सब पैरा ऑफ द 6। देखिए यहाँ है रिटर्न का, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। ट्रायल 1 में क्वालिफिकेशन बता दिया। अब क्या होता था यहाँ पे जो बड़ा चेंज हुआ है वो ये हमें बता देती हूँ। पेपर 1 में जो ट्रायल में ये आता था कि एक मार्क्स दिया जाता था कि इतने % आपको मार्क्स क्लियर करना है, इतने % मार्क्स आपके क्लियर होंगे तो ही आपका पेपर आगे सेकेंड चेंज होगा। ये चीज़ क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है। आपके सेक्शन 1 में अगर कितने भी मार्क्स होते हैं तो आपको सेकंड 2 भी चेंज होगा, दोनों की मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगी। वो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसी के बिहाफ पर। तो आप ये सोच लीजिए, अब पहले जो कंपटीशन था उससे तिगुना कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसलिए अपनी तैयारी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आपका 0.25 पॉइंट मार्क्स डिडक्ट होंगे ईच रॉन्ग क्वेश्चन पे डिडक्शन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। अब अगर है स्किल टेस्ट एंड एंटर टेस्ट विल बी टेकन एज बी रिक्रूटमेंट फॉर जॉब के लिए, ठीक है। अब पोस्ट के लिए यहाँ पे बता दिया देयर फॉर कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुली एंड एक्सरसाइज इन प्रेफरेंस। तो इसके लिए कहेंगे वेरी सब्जेक्ट जो है उनके लिए ध्यान में रखना है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखो यहाँ पे, देखो यहाँ क्या क्या दिया है। मैक्स इन स्कोर कैंडिडेट्स इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विद नॉर्मलाइजेशन भी होगा इफ रिक्वायर, अगर रिक्वायर पड़ी तो होगा। यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिकेशन एंड D+B वाइल्ड एंड नोटिफिकेशन 10 इज दिस इन सच द नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन के टाइम में हो सकता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इन केस एनी क्वेश्चन इन appearing exam you have invalid question is not is invalid marks is score by candidates is calculating or the promoting marks out of the maximum marks में। आंसर की कंप्यूटर बेस्ड भी होगी, वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी, तो वो बताया गया है। अब यहाँ पे लिखा है कि द बोर्ड इज ऑर्डर द अचीव क्वालिटी सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट द बेस्ट टैलेंटेड अवेलेबल फॉर फिक्स फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के और EWS के लिए 40% होनी चाहिए, OBC के लिए 35% और ST/ST के लिए 30% होने चाहिए। दोनों मिला के देखते हैं इसमें रिजल्ट कितना होगा। रिजर्वेशन के लिए 5% का रिलैक्सेशन ईच सब्जेक्ट का मिलता है, तो वो 30% हो गया, ठीक है। कट ऑफ द सिलेक्शन इज डिफरेंट कैटेगरी मे बी हायर डिपेंडिंग अपॉन दिस मार्क्स ऑब्टेन इन कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसी इन respective categories and the two if you there are 2 more and candidates in same category you have equal marks in the examination। ये सारे प्रोसेस बताई जा रही है कि किस किस तरीके से ये लोग कैसे कैसे मेरिट लिस्ट जब बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। नॉर्मलाइजेशन कब होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन अगर रिक्वायर लगी तो ज़रूर होगा। उन्होंने यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट्स देयर इज एडवाइस टू एक्सरसाइज प्रेवेंस पॉज डिपेंडली वेरी केयरफुली एंड फाइनली, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने आपको दो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बी कंसाइडर मेकिंग एंड रिक्वायर, जो भी आपकी रिक्वायर होगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए जैसी कैटेगरी का है। रिजर्व बेनिफिट नो रिक्वेस्ट चेंज इन कैटेगरी विद यानी लास्ट स्टेज में कोई कैटेगरी चेंज करोगे तो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाएगा। आगे कह रहे हैं कि ओनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स इन वैलिड ऑफ दी, जो भी है SC/ST OBC के लिए जो भी सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल बताई गई है। फिर इन्होंने रिलैक्सेशन बता दिया एज SC/ST के लिए 5 साल होती है, OBC के लिए 3 साल, PWS के लिए 10 साल, 15 साल, PW एंड OBC के लिए 3 साल, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स इन PW 5 साल, ठीक है। फिर कहते हैं एक्स सर्विस के लिए 3 साल एंड 55 ईयर्स। नो अबव एज रिलैक्सेशन ये रेगुलेटरी DOPT गाइडलाइंस के अनुसार, ठीक है, ये बता दिया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट्स के लिए कि देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज एक्सपीरियंस एबिलिटी
कंडीशन फॉर द पोस्ट शुड बी डिटरमाइंड और कट ऑफ डेट, तो इसको ध्यान में रखते हुए दिख रही है। बेंच मार्क द कैंडिडेट्स विल बी ओनली बेंच मार्क्स फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए, जो आपको पता ही है कि क्या क्या ज़रूरत होती है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स के लिए भी पढ़ सकते हो आप जनरल के लिए। रिजर्व द राइट टू इज कंसिल मॉडिफाई द, ठीक है। सेंटर जो होंगे वो होल्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी दिल्ली एनसीआर ओनली, ठीक है। जहाँ पे आपको रिजल्ट भरेंगे वहाँ पे फॉर्म भरने से पहले अपने सेंटर जरूर देखने हैं जो आपको नियर बाय पड़ता है, तो वहाँ पे मेंशन होता है जहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आपको बता रखा है एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन दे रखी है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्शन फाइनल डिसीजन जो होगा वो उनको मानना ही पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पे ये बता रखा है कि ये डिटेल दे रखी है कि आपको क्या क्या करना है। दिस द इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस OARS पोर्टल पे करना है। तो यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हो, आपको कितने साइज़ चाहिए, कितने साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, कितने साइज़ का सिग्नेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये सारी डिटेल दी है। पासवर्ड कैसा रखना चाहिए, कितने KB का होना चाहिए, पेन ड्राइव कितना होना चाहिए, अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या दे रहे हो डॉक्यूमेंट्स उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको दी गई है, तो इसको पढ़ लेना एक बार केयरफुली। ये सिर्फ आपको नोटिफिकेशन था जो मैंने इसको बता दिया। मेन चीज़ें हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको फिल कीजिए, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी अपनी गाइडेंस देती हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। फीस लोग है जो कुछ खास नहीं है, अब इसमें पूरा पढ़ने की जो मेन है जो मैंने बता दिया। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको भी पता है, यहाँ पर मैंशन कर देती हूँ, हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, ठीक है, TGT में। और यहाँ पे साफ मेंशन करेगा 200 मार्क्स है, यानी कि हमारा जो मार्क्स होगा वो 100 और ये 100। सपोज़ आपके 100 में 5 जनरल में डिवाइडेड है, 5 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। इसमें आ गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GK है, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए आपको तैयारी करनी है, सपोज़ कीजिए आपको आपका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पास अभी काफ़ी टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हो 100%। अगर श्योर हो कि आप में कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर, आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वही गाइड मैं आपको कर रही हूँ। सबसे पहले कीजिए अपनी रीजनिंग। देखिए रीजनिंग पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे बच्चे अगर इजीली अगर कंसेप्ट है, यानी कि उनको ट्रिक्स पता है, ये कंसेप्ट करता है, तो वो आसानी से उस चीज़ को सॉल्व करके अपने 20 में से 20 मार्क्स आ के आते हैं और आ भी सकते हैं, नो डाउट। दूसरा हमारा होता है हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट भी बहुत स्कोरिंग होता है। हिंदी सब्जेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों को नॉलेज होती है, आपसे अब तक सभी को पता होता है कि सर्वनाम क्या है, ये क्या है, संधि क्या है, ये सारी चीज़ें नॉलेज होती थी। ये 2 मार्क्स में आपकी, अगर इन केस अगर मैं सपोज़ कीजिए आपकी जगह हूँ तो आपको क्या करना है, 20 में से आपके कम से कम अगर 40 मार्क्स का है तो आपके कम से कम 36 या 37 या 38 तक भी आ सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये स्कोरिंग हो गया। तीसरी चीज़ आती है हमारी इंग्लिश और मैथ्स के लिए कहीं ना कहीं बच्चों का लेवल इतना अच्छा नहीं होता, यानी कि इतने अच्छे नहीं बेसिक क्लियर होता। अपना बेसिक क्लियर करिए। NCERT कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, देखिए सबसे पहले जो हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग में मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। रीजनिंग में SSC की बुक्स भी अवेलेबल है, और भी जो भी जनरल है वो देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी पिछले प्रीवियस एग्जाम में DT+B ने टॉपिक पूछे थे उस टॉपिक को नोट डाउन कीजिए। उन नोट डाउन करने के बाद आपको पता चलेगा कि DT+B में कौन कौन से टॉपिक सबसे पूछ रहा है, तो उसी टॉपिक से रिलेट करते हुए आपको बुक्स लेनी है। ये नहीं है कि मार्केट में बुक्स मिलती है हज़ारों और उसमें से उठा लो और ढेर लगा लो, ढेर नहीं लगाना। पर्टिकुलर एक बुक में सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए लेनी है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई एक बुक बहुत सफिशेंट होती है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ यही चीज़ आपको हिंदी में फॉलो करनी है और प्रैक्टिस पेपर लेना है। हिंदी में सब्जेक्ट का नॉलेज होनी चाहिए, एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें सब कुछ हो, यानी कि इसको सिलेबस हो कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, शब्द क्या, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, निकार्थी शब्द, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उस बुक में पढ़ लिया, फिर देन प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोरिंग हुआ। जितनी कम समय में, आपको भी पता है DT+B का जो एग्जामिनेशन होता है ये इतना हाई लेवल का होता है, कोई ईजी नहीं होता। और उन्होंने जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में देते हैं DT+B में, यहाँ पे पार्टीशन होता है 20 मार्क्स का। सपोज़ कीजिए आपने 4 क्वेश्चन आप कर रहे हो, पहले स्टार्टिंग में जो भी आपको मेंशन कर रखा हो वो सॉल्व करना होगा। सपोज़ कीजिए आपने 4 क्वेश्चन कर लिया और आप सोचे कि मैं बाद में और क्वेश्चन कर लूँगी, ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस वाइज चलता है, आप वापस बैक नहीं जा सकते, और वापस अगर क्वेश्चन अगर टाइम छोड़ दिया तो वो छूट ही जाएगा। और इन केस अगर आपने गलत करा है तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स। तो फिर प्लीज़
अपनी डू प्रैक्टिस, जो भी आप कर रहे हो, अगर एक चैप्टर कर रहे हो, 2 चैप्टर कर रहे हो, तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 100 शब्दों की आपको ट्रिप्स में पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर ये है तो अगर मैंने गलत लगा दिया तो वो गलत क्यों है, उसका रीज़न भी आप नोट डाउन कीजिए, ताकि आप उस चीज़ को अपने माइंड में रखें और उस चीज़ का सॉल्यूशन करेंगे। मैंने 3 सब्जेक्ट का बता दिया, हिंदी, रीजनिंग प्लस इंग्लिश के लिए भी यही सेम फॉलो करना है। मैथ्स के लिए क्या करना है, अपना बेसिक ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी। देखिए हमें मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है, लेकिन हमें अपना बेसिक ठीक करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को लीजिए और उसको बेसिक से पढ़ना, क्योंकि आपके पास अभी टाइमिंग बहुत है और इतना टाइमिंग में अगर आप आपसे ही शुरू कर रहे हैं क्लास, आज से ही पढ़ाई शुरू करें तो बेसिक क्लियर करिए। बेसिक कहाँ से क्लियर करोगे, 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स को लीजिए, उनके कंसेप्ट को पढ़िए, उसमें सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। वहाँ से शुरू होगा तभी आप बड़ी बुक्स जो होती है, मेन बुक्स, जैसे आर एस अग्रवाल की होती है, एसएससी की भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, तो वो लेकर आप फिर प्रैक्टिस कीजिए। डू प्रैक्टिस फिर ट्रिक, और वो तो चीज़ बाद में आती है। अगर आपकी मैथ्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स में भी कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आसानी से आपके 20 मार्क्स, तो 60 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। 60 मार्क्स यानी कि 60 में से तो आपके 55-56 तो ऐसे ही आ जाएंगे। सिर्फ इंग्लिश, और इंग्लिश भी कई बच्चों का बहुत ईजी होता है, कई के लिए मुश्किल भी होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश कितनी है। ठीक है, रह रहा है जीके सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो वास्ट होता है, लेकिन हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। उसको पढ़ने के लिए आपको फिर दोबारा फिर वही बोल रही हूँ, एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये सारी बुक्स को पढ़ना है। कहाँ से, हर एक सब्जेक्ट को, चाहे आपका सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, और आपका ये जो सारे सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। मार्केट में मैगजीन आती है घटना चक्र, इसके अलावा भी और मैगजीन होती है जो आप लेके उसको डेली पढ़ के अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद ही शुरू होंगे। सडनली आप सोचो कि एग्ज़ाम हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और इस टाइम आपको बहुत टाइम दिया। आपको पता है कि जो DT+B है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते थे, हार्डली 1 महीने में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद 1 महीने बाद 1 महीना भी होता है कम दिया जाता था, उसके बाद पेपर हो जाते थे। तो प्लीज़ अपनी डू प्रैक्टिस एंड डू वर्क, प्लीज़ वर्क हार्ड करना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचो एक दिन में पेपर क्लियर हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। सेकंड थिंग इज, सेकंड पेपर के लिए देखिए, मेरा पेपर जो मैं आपको जो तैयारी कराऊंगी वो मैं हिंदी के लिए तैयारी कराऊंगी। देखिए सपोज़ आपके हिंदी जो है TGT और PGT दोनों के लिए होगा, इसमें मेरे खुद के नोट्स होंगे। पर डे पर जो मेरे नोट्स होंगे वो नोट्स आपको पढ़ने हैं, और उसके साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सकती है मैं उतनी प्रैक्टिस करवाऊँगी। और वो आप मेरा इसकी जगह पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये नोट्स आप अपना पेड नहीं होंगे, ये फ्री सिर्फ यूट्यूब पर ही अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि PDF के लिए मुझे अभी पर्टिकुलर जगह टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो इस वजह से मैं इतना टाइम नहीं दे सकती। ये है कि मेरे नोट्स आप जो भी मैं बनाऊँगी हैंड रिटन नोट्स होंगे, आप उसको पढ़ के रिवाइज कीजिए हर एक चैप्टर को, क्योंकि मैं आपका जो मेरे हिंदी के नोट्स होंगे वो DT+B को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ये मेरा टारगेट है, क्योंकि इसी तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपका एग्ज़ाम को क्रैक करने से। मेन है डू, यू कैन डू इट, यानी कि आपको करना है। अगर आप करोगे तो ही एग्ज़ाम पास होगा, अगर नहीं करोगे तो कोई भी अपने आप नहीं कर सकता। मेन चीज़ है आपको सोशल मीडिया पे दूर रहना है, जहाँ पे आपको कंटेंट मिल रहा है इकट्ठा नहीं करना है, बहुत सारा कंटेंट लेके नहीं है, सफिशेंट लेना है। पहले अपना सिलेबस देखिए कि प्रीवियस ईयर में पेपर देखिए, पेपर टेलीग्राम चैनल पर मैं एक एक करके डालती जाऊंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर के बाद आपको कंटेंट लिखना है कि कौन कौन सा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन टॉपिक पूछे गए थे। टॉपिक के बाद अपनी कंटेंट लेना है, कंटेंट के बाद आपने पढ़ना शुरू करना है, एंड देन एक टॉपिक पढ़ने के बाद 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। इससे क्यों होगा, इससे मैं यूँ कह रही हूँ क्योंकि एग्जाम में जब आप पेपर दोगे तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। 200 क्वेश्चन के लिए आपके 2.5 घंटे होते हैं, हर एक पर्सन के हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 सेकेंड होते हैं। इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आपके माइंड में उस चीज़ को क्रैक कर सको। ये नहीं आप वहाँ पर सोच रहे हो तो बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। तो इस चीज़ के लिए कह रही हूँ जितना हो सके, अगर आप अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी स्पीड के लिए है कि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि कहीं से भी पढ़िए वो डजेंट मैटर, लेकिन आपका होना चाहिए। और पार्ट 1 के लिए अगर आप मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन सपोज़ मैं सबसे पहले ग्रामर पोर्शन ले रही हूँ, हिंदी व्याकरण, और आपका TGT और PGT के लिए जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें हम कहते हैं हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र, ये सब लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे कि मैम प्रैक्टिस कराइए। जो जितनी भी क्विज़ होंगे वो सारे टेलीग्राम चैनल पे होंगे और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हर एक वीडियो के बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगी, सिर्फ मैं आपको PDF बना के जो भी मेरा हैंड रिटन में होगा वो मैं प्रैक्टिस पेपर आपको PDF में दूंगी और वो आप अपना वहाँ से देखकर अपना खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि आप कोई बुक से भी कर सकते हो, जैसे मैंने कंटेंट पढ़ाया, आप कोई भी बुक्स ले सकते हो मार्केट में जो भी आपको लगे, या मेरे जो प्रैक्टिस होगी उसमें मैं इतना कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम हो नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ कराऊँ। पॉसिबल है मेरा जितना होगा मैं उतना कराऊंगी। थैंक यू सो मच इतनी वीडियो में, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विदाउट नॉट एवरी विद डू वर्क, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो अगर आप में गट्स है, आप मेहनत करने वाले हो। आप इधर उधर की बातें ध्यान मत दीजिए कि वो ये कर रहा है, इकट्ठे कर रहे हो नोट्स, ये चीज़ों को मत ध्यान दीजिए। सिर्फ अपना वर्क कीजिए हर एक टॉपिक को। कोई ऐसा नहीं है, कोई हवा नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम है। हमें एक गाइड की ज़रूरत थी, जो आप मैंने कर दिया है, गाइड दे दिया है। पढ़ना और समझना आपको है कि कहाँ से आपको सही गाइडेंस मिल रही है और कहाँ मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।